स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज संविधान का ये स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। इस सेशन में हम लोग देखेंगे महान्यायवादी का नियोक्ता मतलब होता है कि अटॉर्नी जनरल की जो है नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, या महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कौन 2 बार भारत के जो है अटॉर्नी जनरल पद पर रहे थे, या फिर महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है, यह किसके समकक्ष होता है। महाधिवक्ता बोले तो एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल का नियोक्ता कौन है, या महान्यायवादी का वेतन कितना है। ऐसे तमाम वो प्रश्न जो कि इस चैप्टर से विगत परीक्षाओं में पूछे गए या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, हम लोग सबका आज पोस्टमार्टम करते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। प्रथम विधि अधिकारी कहें या सर्वोच्च विधि अधिकारी कहें, कौन होता है। जी हां, ये भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी होता है जिसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 76 में किया गया है। और केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है। केंद्र की जो कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है, और साधारण शब्दों में कहूं तो जो है केंद्र सरकार जो होती है, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में जो सम्मिलित होते हैं, उनमें मैंने बताया था कि भारत का जो है राष्ट्रपति, उसके अलावा भारत का उपराष्ट्रपति, इसके अलावा भारत का जो है मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहेंगे तो प्रधानमंत्री महोदय भी जो है उसमें सम्मिलित होंगे। और अगला जो व्यक्ति होता है वो होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। इनसे मिल करके जो है हमारी एग्जीक्यूटिव यानी जो है कार्यपालिका का गठन होता है। इसमें आपको मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सबको जो है पढ़ा दिया। अब आज जो है इन सब का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया, किस भाग में किया गया है, भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में किया गया है। बाकी तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है, महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में किया गया है, मंत्रिपरिषद जो है 75 में जो है उल्लेखित की जाती है, 74 में जो है इसका उल्लेख होता है। तो ये सब के सब जो है मिलकर के भारत की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का गठन करते हैं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है या इसका नियोक्ता कौन होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और भारत के किसी भी न्यायालय में यह केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। और साधारण शब्दों में समझिए कि जैसे आप कोई मुकदमा लड़ते हैं न्यायालय में, अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील रखते हैं, ठीक यही काम जो है केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार का जो पक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रखता है, वो होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यद्यपि कि भारत के किसी भी न्यायालय में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए जो है पूरी जो है स्वतंत्रता होती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है नियोक्ता राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और मजे की बात है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक प्रधान जो है राष्ट्रपति महोदय चाहे तब तक जो है ये पद पर बना रहेगा। जिस दिन ये कहे कि ना, उसी दिन जो है इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। वैसे जो व्यवहार में देखने को मिलता है वो 3 वर्ष के लिए इसको नियुक्त किया जाता है, लेकिन हकीकत में भारतीय संविधान में महान्यायवादी पद का उल्लेख तो है,
लेकिन उसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। ये लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 88 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में हिस्सा लेने, अपने विचार व्यक्त करने, जो संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं, उनका सदस्य बनने का अधिकार होता है। लेकिन संसद के किसी भी सदन में किसी भी मौके पर इसे अपना मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। वो इसलिए कि महाधिवक्ता जो कि राज्यों में होता है और महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, ये संसद सदस्य नहीं होता है। जो स्थान केंद्र सरकार में महाधिवक्ता, जो स्थान सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल का है यानी महान्यायवादी का है, वही काम और वही अधिकार राज्यों में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि भारत के अटॉर्नी जनरल को जो है सलाह देने के लिए, अटॉर्नी जनरल को सलाह देता है तो अटॉर्नी जनरल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है सलाह देता है। कौन सा सलाह? कानूनी सलाह। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो कुछ भी इसे जो है विधिक कार्य दिए जाते हैं उसको ये संपन्न करता है। जहां जरूरत होती है सरकार को अपना विधिक सलाह प्रस्तुत करता है, लेकिन इसको जो है सलाह देने के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल होता है, जिसको कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, और इनकी संख्या जो है 3 होती है। अंतर क्या होता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो आप कहेंगे कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो ये सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति जो किया जाता है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया जाता है नियुक्ति। किसकी? तो सॉलिसिटर जनरल की। जैसे इस समय भारत का सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता। जबकि भारत के इस समय महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जो जनरल हैं वो वेंकट रमणी हैं और ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, और यह प्रावधान आर्टिकल 88 के तहत दिया गया है। याद रख लें कि महान्यायवादी के लिए 2 ही अनुच्छेद दिए ही गए हैं, एक 76 और दूसरा आर्टिकल 88। और ये सारी बातें जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए हो रही है। भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में किया गया है, भारत के महालेखा और नियंत्रक, इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। और आजकल तो खूब चुनाव का माहौल चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का उल्लेख किस आर्टिकल में होता है। अगला प्रश्न को देखें, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? पहले ही मैंने बताया कि राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। भारत के पहले महान्यायवादी जिनका नाम MC सीतलवाड़, और इन्होंने सबसे लंबे समय तक करीब 13 वर्ष तक जो है महान्यायवादी की भूमिका निभाए थे।
भारत के आजादी के बाद जो प्रथम विधि आयोग बनाया गया था, लॉ कमीशन बनाया गया था, उसके भी अध्यक्ष थे एमसीसी तलवार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, 100% सही है। उसे भारत के समस्त न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अमूमन जो है अटॉर्नी जनरल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही सरकार का पक्ष रखता है। बाकी तो छोटे न्यायालयों तक जो है वैसी स्थिति बनती ही नहीं है। ये व्यवस्था हम लोगों के यहाँ जो महान्यायवादी है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन में जो विधि मंत्री होता है, जो वहाँ का कानून मंत्री होता है, वही सरकार का पक्ष जो है विभिन्न न्यायालयों में रखता है, यानी सरकार के वकील का काम करता है। तो वहां पर विधि मंत्री उसी को बनाया जाता है जिसको कानून का जो है बहुत अच्छा खासा ज्ञान होता है। और ये व्यवस्था दुनिया के कई ऐसे देशों में है। लेकिन भारत में तो ऐसे लोग जो है केंद्रीय कानून मंत्री बन जाते हैं जिनको कानून की परिभाषा ही नहीं पता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखेंगे? तो जाहिर सी बात है उस समस्या के समाधान के लिए भारत में महाधिवक्ता राज्यों में और महान्यायवादी केंद्र में पद बनाया गया। अगला विकल्प कह रहा है यह संसद अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, यानी पार्टिसिपेट करता है। वो रन अवे मत समझ जाना, ये भी सही है। संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार होता है, जी नहीं, ये बात तो मैंने पहले ही बताया। और ये समस्त अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, ये बिल्कुल रट जाइए, इस आर्टिकल में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। महान्यायवादी, इसमें कोई शक नहीं है। किस आर्टिकल के तहत? आप कहेंगे 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है। इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। यह भी विकल्प 100% सही है। महान्यायवादी बनने के लिए जो है उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी नियुक्त करता है राष्ट्रपति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की यानी जज बनने की योग्यता होती है। और आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, जज बनने के लिए पहली योग्यता कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव भारत के एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में यानी हाई कोर्ट में, या दूसरा 10 वर्ष का कार्य अनुभव एक अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में एक अथवा एक से अधिक भारत के उच्च न्यायालयों में। अगर ये दोनों में से कोई एक योग्यता अगर किसी के पास है तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति उसको महाधिवक्ता बना सकता है, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त कर सकता है। संविधान में इस पद का उल्लेख है, लेकिन हकीकत में यह पूर्ण रूपेण एक तरीके का राजनीतिक पद है, क्योंकि जैसी सरकारें जिस पार्टी की सरकार आती है उस पार्टी से जो है संबंध रखने वाले ऐसे लोगों को यहाँ नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे अभी वेंकट रमणी हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है। कल की अगर जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आए और कांग्रेस का प्रधानमंत्री ये कहे कि नहीं, जो महान्यायवादी होगा वो अपना आदमी होगा, तो इनको हटा करके उस पद पे ऐसे व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाएगा जिसका कांग्रेस की जो है विचारधारा या कांग्रेस जनों से जो है लगाव रहा है। तो ये संवैधानिक पद तो है, लेकिन संवैधानिक कम राजनीतिक ज्यादा है। अगला प्रश्न देखिए। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये बात गलत है। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन सदस्य होना उसका जरूरी नहीं। सदस्य होना जरूरी नहीं, वो सदस्य होता ही नहीं है, इसीलिए तो मतदान नहीं करता है।
संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है? जी नहीं, राष्ट्रपति जब चाहे तब जो है जब चाहे तब महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को उसके पद से हटा सकते हैं। ऐसी कोई जो है बाध्यता नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला और दूसरा। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला और दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? आपको जानकारी के लिए बताएं कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के लिए वेतन नहीं, पारिश्रमिक शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या? पारिश्रमिक, माने शुद्ध हिंदी में कहें तो मेहनताना, पारिश्रमिक शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। और पारिश्रमिक ये जो है कौन कितना होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसको कौन निर्धारित करेगा? तो इसका निर्धारण जो है हमेशा राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति वही करता है जो उसकी मंत्रिपरिषद जो है कहती है, और मंत्रिपरिषद वही करती है जो प्रधानमंत्री चाहता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हालांकि प्रधानमंत्री मनमानी तब करता है जब क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, नहीं तो वर्तमान हालात जो बन रहे हैं देखिए। बहरहाल इनके लिए पारिश्रमिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वेतन तो इनको मिलता ही नहीं है। तो इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होता है? अंतिम विकल्प जो है सही। इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, पारिश्रमिक बनता है। अब कितना मिलता है? तो व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अगर योग्यता है तो जाहिर सी बात है उसके बराबर इसको वेतन भी मिलना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का पारिश्रमिक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन संवैधानिक रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी लगभग क्या 100% आप सबको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस समय 2,80,000 रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है, जबकि अन्य जो जज होते हैं उनको 2,50,000 रुपया मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महान्यायवादी की पारिश्रमिक कितनी होती है? 2.5 लाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76(1) के तहत जो है की जाती है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है जी नहीं, तीसरा विकल्प 100% सही है। 52 में किसका उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे कि प्रेसिडेंट का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति पद का जो है उल्लेख किया गया है। 63 में किसका उल्लेख किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। आप लोग भी फटाफट कमेंट करते चलें किस आर्टिकल में किसका उल्लेख किया गया है। 76 महान्यायवादी के लिए है और 148 जो है में किसका उल्लेख किया गया है? CAG के लिए। तो इस तरह संविधान में ऐसे संवैधानिक पद, उनसे संबंधित आर्टिकल जो है आपको याद होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किस में है? लोकसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके के संवैधानिक पदों से संबंधित आर्टिकल को आप अवश्य याद रखें। बाकी तो 395 अनुच्छेद किसी को नहीं याद होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको भी नहीं याद होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण संबंधित जो है आर्टिकल्स हैं उनको जरूर कंठस्थ रखें। अगला प्रश्न पर ध्यान करें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद पर अपने बना रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति कहेगा कि ना, उसी दिन उनका जो है कार्यकाल खत्म। तो आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया तो बताया था कि आर्टिकल 75 में जो है दिए गए प्रावधानों के अनुसार
भारत में केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो एक पद धारण करती है, लेकिन वो अधिकतम 5 वर्ष तक। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है, लेकिन हकीकत तो कुछ अलग होती है। राज्यपाल के साथ भी वही कहानी होती है। महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प होगा? पहला, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोगों में से कोई कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखें, सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद की जो है सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है? ये बात हो रही है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, और ये शायद प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है? ये देखिए रेलवे का में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न रेलवे में ही पूछा जा सकता है। भारत की रेलवे, आप टिकट कटा लें, भगवान जाने कहां पहुंचा दे वो। भारत के पहले महान्यायवादी हम लोग रट के बैठे हैं, एमसीसी तलवाड़, एमसीसी तलवाड़, एमसीसी तलवाड़, और उस परीक्षा को जिसने दिया होगा उनका तो कुछ नहीं। इनका पूरा नाम यानी जो है अब कह रहा है मनोहरलाल चमनलाल सीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, महातिम लाल चमन, ये सही है। तो इनका पूरा नाम भी जो है याद करके ये बैठिए। ये 1950 से लेकर के और 1963 तक इस पद पर बने रहे। टोटल 13 वर्ष इस पद पर रहे। तब तक रहे जब तक 13 की तिथि जो है तय नहीं हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, भारत के महान्यायवादी जो 2 बार नियुक्त नहीं किए गए। भारत में पहले महान्यायवादी अभी मैंने बताया था कौन से, सीतलवाड़ महोदय, एमसी सीतलवाड़। ये विधि आयोग के जो है पहले अध्यक्ष भी थे और 1950 से लेकर के 1963 तक जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भूमिका में भी रहे। नेहरू जी के बड़े करीबी व्यक्ति थे, तो जाहिर सी बात थे जब तक नेहरू जी रहे ऑलमोस्ट तब तक ये रहे। और शीतलवाड़ के बाद जो है दूसरे बने नीरेन डे, और ये भी लगभग 9 वर्ष तक इस पद पर रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, और दूसरे नंबर पर लंबा कार्यकाल इनका था। सबसे छोटा कार्यकाल सौली सोराब जी का था, जो कि 1989 से लेकर के और 1990 के बीच में सिर्फ 9 महीने के लिए ये जो है अटॉर्नी जनरल रहे थे। हालांकि इनका 2 कार्यकाल रहा। दूसरे कार्यकाल में जब ये जो है नियुक्त किए गए तो 1998 से लेकर 2004 तक ये इस पद पर रहे थे। ये भी 2 बार जो है बने रहे अपने पद पर। मिलन बनर्जी ये 2004 में इन्हीं के बाद आए थे और 2009 तक रहे। दूसरी बार जो है 1967 से 69 तक शायद रहे थे। इस पर थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है। 2 बार तो रहे हैं जरूर, तो ये भी 2 बार रहे हैं, ये भी 2 बार। ये सिर्फ यही 2 लोग ऐसे थे जो कि 2-2 कार्यकाल में जो है 2-2 अलग अलग कार्यकाल में इस पद को सुशोभित किया, जबकि नीरेन डे के साथ ऐसा नहीं था। तो कौन 2 बार नियुक्त नहीं किए गए? नीरेन डे। बाकी 2 लोग तो किए ही गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का महान्यायवादी नहीं रहे? भारत में कुल कितने महान्यायवादी अब तक हुए? 16, और 16वें कौन है? वेंकट रमणी। हालांकि ये पुरुष है 100%, नाम ऐसा है इनका, और अब तक कोई महिला जो है महान्यायवादी नहीं हुई है। और अशोक देसाई ये भी रहे हैं, सीवी गुप्ता भी रहे हैं,
सीके गुप्ता तीसरे थे, दफ्तरी चौथे थे, पराशर पांचवें थे, तो सब लोग तो रहे हैं। दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा इनमें से क्या? नन ऑफ दीज, कोई नहीं, क्योंकि सब के सब जो है भारत के महान्यायवादी रहे हैं। अगला प्रश्न, महान्यायवादी के सलाह के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं? जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो अतिरिक्त जो है सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, इनकी संख्या 3 हो सकती है। कितने ये पूछ रहा है कि नियुक्त किए जा सकते हैं? तो एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, 2 अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इस तरह से कुल टोटल 3 हो गए। लेकिन मजे की बात यह है कि महान्यायवादी का पद जो है संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है, जबकि सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं इनके पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। यानी जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनका काम होता है अटॉर्नी जनरल को विधिक सहयोग करना, या फिर सरकार के लिए जो है विधिक अधिकारी की भूमिका निभाना। आप खुद सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आज ही के दिन एक मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और एक मामला चेन्नई हाई कोर्ट में है। अब रमणी कहाँ कहाँ रमड़ाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? तो उनको जो है सहयोग करने के लिए, सही तो होता है कि वो सहयोगी होते हैं, लेकिन हकीकत में बताया जाता है कि नहीं, वो सलाह देते हैं, सलाह कम सहयोग ज़्यादा करते हैं। अब सॉलिसिटर जनरल जो होंगे तुषार मेहता, उनको जो है वेंकट रमणी कहेंगे कि आप चेन्नई देख लेना, मैं यहाँ देख लूँगा। तो इस तरीके से अटॉर्नी जनरल के सहयोग के लिए जो है अधिकतम 3 सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जा सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पद का कोई जो है संविधान में उल्लेख सॉलिसिटर जनरल का नहीं है। ये पूर्ण रूपेण जो है राजनीतिक पद है। अगला प्रश्न देखिए, सॉलिसिटर पद का सृजन, सॉलिसिटर जनरल जिसको कहा जाता है, यहां मैं लिख देता हूं, सॉलिसिटर जनरल पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था। गलत बात, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ये बात सही है। ये राजनीतिक पद है। 44वें संविधान संशोधन में किया गया? जी नहीं, जी नहीं। कौन सा विकल्प सही? दूसरा। अगला प्रश्न को देखिए और फटाफट आप लोग भी पढ़िए और बताइए कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है 100% सही होगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है महाधिवक्ता की नियुक्ति? जी नहीं। मैंने बताया कि सेंटर में यानी केंद्र में जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की भूमिका होती है, जो कार्य होता है, वही कार्य राज्यों में एडवोकेट जनरल का होता है। किसका? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता का होता है। यानी महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक अधिकारी है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। महान्यायवादी केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। अंतर इस बात का है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल ही करेगा। और जो महाधिवक्ता उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की जो है योग्यता हो, यानी उसी व्यक्ति को
उसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता जो है नियुक्त किया जा सकता है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका, जज की भूमिका निभा चुका हो, या 10 वर्ष तक वकील की भूमिका निभा चुका हो। तो ये अनुशंसा नहीं करता है, यानी रिकमेंडेशन नहीं करता है, ये सीधे अपॉइंट करता है। कौन? राज्यपाल। इसीलिए पहला विकल्प गलत है। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। जी नहीं, सलाहकारी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो यहाँ पर न तो ये न तो वो। अगला, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। उसे संसद, ये तो हमको लग रहा है आया था भाई कहीं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है? जी नहीं, एक न्यायिक सलाहकार होता है, बिल्कुल। और ये किसको सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी भारत के महान्यायवादी को देता है। इस समय कौन है? तो इस समय भारत के तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता। तुषार मेहता लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए, इन लोगों को अमूमन 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन इस पद का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं संविधान में। कौन सा? सॉलिसिटर जनरल का। भारत के सॉलिसिटर जनरल होना चाहिए था यहाँ, सॉलिसिटर जनरल विधि सलाहकार है भारत के राष्ट्रपति का नहीं। भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री, इनको जो है सलाह महान्यायवादी देता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल किसको सलाह देता है? सॉलिसिटर जनरल हमेशा जो है अटॉर्नी जनरल को सलाह देता है, यानी महान्यायवादी को सलाह देता है, महान्यायवादी को सलाह देता है। और इस समय महान्यायवादी हैं वेंकट रमणी, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका नाम तुषार मेहता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जोखन अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ये राष्ट्रपति कहाँ से आ गए? चलिए आ गए तो जान लीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, इन्हें दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, जिनके जन्मदिन को 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। किस राष्ट्रपति के जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में, विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर आप कमेंट करके बता सकें तो ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहता है? जो संसद की लोक लेखा समिति होती है, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, पीएसी कहा जाता है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम संसदीय कमेटी है, जो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है बनाई गई, और पहली बार ये अस्तित्व में आई 1921 में, जब भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसको कि प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का जो है जुड़वा बहन कहा जाता है, और इस समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकता है, या किसी भी संसदीय समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकता है भारत का महान्यायवादी। इसी तरह जो महाधिवक्ता होता है, भारत का नहीं महाधिवक्ता होता है, राज्यों का महाधिवक्ता होता है। ये राज्यों के जो है विधानसभा की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग ठीक वैसे ही नहीं कर सकता है जैसे कि संसद में जो है महाधिवक्ता नहीं कर पाता। संसद में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, क्योंकि संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक वैसे ही महाधिवक्ता
यानी एडवोकेट जनरल, ये भी अपने मताधिकार का प्रयोग अपने संबंधित राज्य की विधानसभा में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा का सदस्य नहीं होता है या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? हमको लगा अडानी लिखा है। अडानी पर तो अगले 5 साल तक अब कोई महाभियोग नहीं चला सकता है। जब तक योगी जी रहेंगे, जब तक मोदी जी रहेंगे, तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए, भारत के महान्यायवादी को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रावधान है ही नहीं। अटॉर्नी जनरल को तो जब राष्ट्रपति कहे कि अब बस तू रहेगा, उसी दिन से उनकी नौकरी खत्म। इसीलिए महान्यायवादी का पद जो है ऐसा है कि बड़ा वैसा है। किसी भी महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन भारत के किसी भी न्यायालय में वो सरकार के खिलाफ जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी सरकार के खिलाफ जो है काम नहीं कर सकता है। यानी सरकारी जो मुकदमों में वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बस वकील की भूमिका में नहीं हो सकता है, बाकी किसी प्राइवेट व्यक्ति का निजी जो है वकालत भी कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जब महाभियोग है ही नहीं तो क्या 10 दिन, क्या 15 दिन? वैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जब चलाया जाता है तो उसको 14 दिन पहले जो है सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया, कमेंट करके बताइए। वैसे यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को जब मैंने पढ़ाया तो आपको विधिवत बताया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 76 में प्रावधान है लोकसभा अध्यक्ष के? जी नहीं, इनका तो 93 में है। राज्यसभा के सभापति का, इनका आर्टिकल 63 में है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, इनका 148 में है। प्रधानमंत्री का आर्टिकल 75 में है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? नन ऑफ दिस। यानी आर्टिकल 76 में किसका उल्लेख किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। यार कैसे इन्होंने टाइप किया है, ये प्रश्न दूसरी बार आ गया। प्रशासनिक अधिकारी? जी नहीं, एक न्यायिक सलाहकार होता है। अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को हमेशा एडवोकेट जनरल जो है परामर्श देता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। जबकि केंद्र सरकार को सलाह जो है हमेशा महान्यायवादी देता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है की जाती है? किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार होता है किंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है? जी हाँ, ये बात कर रहा है महाधिवक्ता का। राज्यों के विधानमंडल यानी जो है विधानसभा और विधान परिषद, जहां विधान परिषद है वहां उसके जो है सत्र में भाग लेने का, बोलने का अधिकार होता है महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल को, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होती है क्योंकि वो सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सेम जैसे न्यायवादी की प्रक्रिया है वैसे ही महाधिवक्ता। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सरासर गलत है, हमेशा राज्यपाल के द्वारा होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल। अगला प्रश्न, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल? बिल्कुल नहीं। भारत के रक्षा सचिव,
भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव जो होता है, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। तो ये रहा आज का हम लोगों का सेशन, और हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी में बेहतर करने के लिए व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।